इस देश में हजारों लाखों पुरुष मर रहे हैं। सोनम बेवफा नहीं, सोनम किलर है। शादी करके तो वो बहू घर लेकर के आए थे और उनका तो सब कुछ छिन गया। वो क्या कह रहे हैं? जब सोनम के साथ मुलाकात हुई, जब शादी हुई, तो उन्होंने बड़े सपने हर माँ बाप के मन में होते हैं। बहुत बुरा हाल था बॉडी का। ये बहुत बड़ी अनहोनी थी। सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सोनम की फांसी होनी चाहिए। और भी जो लोग अन्य लोग हैं इसमें, उन सबको, जो भी अपराधी उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। शादी के 2 दिनों बाद आप कॉन्ट्रैक्ट टेलर्स हायर कर रहे, आप मना कर देते शादी से। कुछ ऐसी खबरें भी है बरखा जी की शायद एक साइड का ही टिकट बुक किया गया था। हाँ, yes, राउंड ट्रिप का टिकट नहीं था। जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स होते हैं उसमें यही प्लानिंग होती है। तो मैडम ने इसीलिए तो कहा कि पैसे ले चलो। राजा की फैमिली को क्या कभी डाउट नहीं हुआ? नहीं, उन्हें कभी डाउट नहीं हुआ। इसका ना बहुत मेन जो है सोशल मीडिया ही इसका जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई सोनम के बॉयफ्रेंड को देख ले, राज वो तो नौकर था। राम जैसे पति को मार के इस नौकर को अपनाना ही था, तो उस राम जैसे पति को क्यों? सोनम जैसी, मुस्कान जैसी हर शहर में है। बरखा जी, ये ठीक बात है? बिल्कुल। पपीते की रेडी वाले के साथ भी बेहव कहा किया था एक प्रोफेसर ने। एक ही लड़की ने एक शादी करी एलिमनी में, दूसरी शादी करी एलिमनी, लहंगा तक नहीं बदला उसने। 17 शादियों मुंबई में फ्लैट ले लिया। इतना बड़ा क्रिकेटर भी, सेलिब्रिटी भी, जब ऐसी कोई आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है तो वो भी पूरा टूट जाता है। क्या उस केस में क्या रहा? नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। बात आज करेंगे राजा रघुवंशी की। पत्नी सोनम के द्वारा राजा रघुवंशी की हत्या महज मर्डर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसा तमाचा है जो पूरे समाज के गाल पर पड़ा है और यह सवाल करता है कि लड़कियों, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? किसी की बेटी आज किसी की जान की कीमत लगा रही है। कोई बेटी आज अपने प्रेमी को यह निर्देश दे रही है कि मार दो उसे, हादसा लगना चाहिए, मेरे पति की लाइफ की क्रैश लैंडिंग होगी और वो मैं खुद कराऊंगी। सवाल यह है कि क्या अब रिश्ते यूज एंड किल हो गए? यूज एंड थ्रो नहीं, यूज एंड किल। कभी यह कहा जाता था कि लड़की की सुरक्षा करो, बेटी बचाओ। आज हालात इतने विकृत हो चुके हैं कि मां बाप ये सोचने लगे हैं कि बेटे की भी तो जिंदगी खतरे में है। राजा रघुवंशी की मां बेचैन है, बहन गुस्से में है, पूरा देश सन्न है। शादी के नाम पर एक जाल बिछाया गया, हनीमून के नाम पर हत्या की योजना बनाई गई, लोकेशन भेजी गई, कुल्हाड़ी खरीदी गई और निर्दोष राजा की गर्दन काट दी गई। क्या यही है नए भारत की इंडिपेंडेंट वुमेन? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हंसता खेलता जीवन लड़कों का वो अचानक से समाप्त हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, क्रैश लैंडिंग उनकी लाइफ की हो रही है। क्योंकि यह अब एक नया फैशन चल पड़ा है। किसी लड़के से शादी कर लो फिर उसे मार डालो क्योंकि अब तुम्हारी पसंद बदल गई है या वो पसंद तुम्हारी कभी थी ही नहीं। अरे मत करो शादी यार। और दबाव अगर बन भी रहा है तो उस लड़के को या फिर उसके माँ बाप को जाकर के बता दो। किसी की जान ले लेना और वो भी प्लान करके, सुपारी देकर, मेघालय जैसी शांत जगह पर जाकर उस राज्य को भी बदनाम कर देना, यह तो वैशीपने की सारी हदें पार कर देना है। आज बात राजा रघुवंशी के साथ उस जैसे और बहुत से मामलों की हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। उन केस की भी करेंगे जो गुमनाम है, जिन्हें कोई जान ही नहीं पाया। मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ की और मेन की बात करने वाली बरखा त्रेहन जी। बहुत स्वागत है आपका बरखा जी। नमस्कार शालिनी जी। खासकर बरखा जी, आज आपको बुलाने का मकसद हमारा ये था क्योंकि आप उन चंद लोगों में से हैं जो अभी डायरेक्ट टच में हैं राजा की फैमिली के लोगों के साथ। और अभी से नहीं, आप शुरू से उनके भाई के संपर्क में हैं और फैमिली क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, ये आपको बखूबी पता है। तो थोड़ा अगर आप हमें डिटेल में बता पाएं कि अभी क्या चल रहा है, क्या हुआ है इस केस में और क्या उनके परिवार का कहना है, राजा की फैमिली क्या कह रही है? क्योंकि शादी करके तो वो बहू घर लेकर के आए थे और उनका तो सब कुछ छिन गया। वो क्या कह रहे हैं? सोनम बेवफा नहीं, सोनम किलर है। सोनम ने जो किया वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक माँ, एक पिता, एक भाई जब
अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए एक लड़की देखने जाते हैं तो बड़े अरमान होते हैं उनमें कि कैसे उस लड़की को शादी करके घर लेके आएंगे और किस तरीके से उसके साथ पूरा एक जन्म जन्म का एक जो भी एक रिश्ता बन जाता है। और इंदौर जैसी जगह में जहाँ पे लोगों के बीच में बहुत प्यार है, तो ये जो फैमिली है बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं। और जब सोनम के साथ मुलाकात हुई, जब शादी हुई, तो उन्होंने बड़े सपने हर माँ बाप के मन में होते हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाओ, फिर बड़ा करो, फिर नौकरी करता है या बिजनेस करता है, फिर उसके बाद उसकी शादी होती है। हर माँ का एक सपना होता है। लेकिन यहाँ वो सपना टूटता हुआ दिखा, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स शुरू में ही दिख गए। परिवार को बोला गया कि हम जा रहे हैं हनीमून पे मेघालय, जबकि परिवार ने कहा कि क्यों, अभी रुक जाओ थोड़ा, अभी इतनी जल्दी क्या है, कहीं और चले जाएंगे। ऐसी बातें निकली परिवार से। और रेड फ्लैग्स ये थे, लड़के ने नहीं देखे। और अक्सर लड़के इग्नोर कर देते हैं, कुछ शादी से पहले कर देते हैं, कुछ शादी के बाद कर देते हैं। और वो बेचारा भोला भाला, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि बड़ी सिंपल सी इनोसेंट सी फैमिली है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने उनकी दूसरी जो सोनम की फैमिली उससे भी कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ कोई वार्ता करना नहीं चाहते। तो फिर मैंने 1-2 बार कॉल करके उन्हें छोड़ दिया और इनसे मैंने बात पूरी समझने की कोशिश करी। मैंने पुलिस में भी बात करी है बहुत लोगों से, और वहाँ अन्य इंदौर में अन्य जो रिपोर्टर्स भाई हैं अपने, और मेरे बहुत सारे संपर्क में हैं लोग जिनसे मैंने बात करी। सबका यही कहना है कि बहुत ही अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली। और यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊं कि जो भाई हैं इसके राजा का, विपिन जी बहुत ही सदमे में है, पूरा परिवार बहुत सदमे में है। लेकिन चूंकि विपिन जी बहुत रोने लग जाते हैं बात बात पे, इतने भावुक हो जाते हैं, वो अभी तक भी इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं कि मेरा भाई मर चुका है। क्योंकि विपिन जी जब उनको इतला किया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है आपके भाई के साथ, जब वो गए तो वो एकदम शॉक में थे। वो कहते हैं मैं तो धक्का लगा कि ये बॉडी को क्या हो गया, ये किस तरीके से इसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, इतने स्कार्स हैं, कीड़े चल रहे बॉडी पे, बहुत बुरा हाल था बॉडी का। जो सिर पे 2-2 बड़ी बड़ी चोटें, खून निकल रहा। आप ये सोचिए, जिस बच्चे को, छोटे भाई बच्चे जैसे ही होते हैं, और माँ बाप के लिए भी, आपने बच्चों की तरह पाला हो और आप उस बॉडी पे कीड़े देख रहे हो। बड़ा भाई छोटे भाई के साथ ऐसा होता हुआ, ये बहुत बड़ी अनहोनी थी। और इसीलिए वो इतने टूट चुके हैं कि वो रोते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले तक तो उनको कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पता थी। अब जैसे जैसे खुलासा हो रहा है केस में, ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई है, तो उन्हें पता चला। उन्होंने बार बार इस बात पे बहुत जोर दिया। मैं आपको बता नहीं सकती, 6-7 बार उन्होंने बोला कि शादी के दूसरे दिन ही उन्होंने सिपारी दे दी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तो तभी हायर कर लिए गए थे, ये तो बहुत दिन पहले से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही थी। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और वो साफ साफ कह रहे हैं फांसी की मांग। सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सोनम की फांसी होनी चाहिए। और भी जो लोग, अन्य लोग हैं इसमें, उन सबको, जो भी अपराधी, उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे भाई का कसूर क्या था। भाई बात भी सच है कि शादी के 2 दिनों बाद आप कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर कर रहे हो। आप मना कर देते शादी से। हाँ। आपका बॉयफ्रेंड है, आप उसके साथ खुश हैं, आप शादी ही क्यों कर रहे हो? शादी मत करो। लड़के को बोल दो कि जी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे में। लड़के की फैमिली को बोल दो, अपनी फैमिली को बोल दो, पुलिस बुला लो, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को बुला लो, फ्रेंड को बुला लो। भाई हजारों लोग होते हैं आप। हाँ। हर एक शादी के समय इतने लोग इकट्ठा होते हैं, आप वहां मना कर वहां मंडप से हट जाओ कि नहीं करनी मुझे शादी। लेकिन किसी के बेटे के साथ आपने शादी करी। और हमारे हिंदू रीति रिवाजों में तो आपको पता है कि सप्त फेरे होते हैं, कस्में दिलाई जाती हैं। आपने वो सब कस्में खाते हुए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही थी आपके दिमाग में कि भाई ये तो कुछ चंद दिन की बात है। अब शादी करके आप घर आ गए, तब भी आपका दिमाग उसी में चल रहा है कि गहने इकट्ठे करने हैं। भाई वो गहने कहाँ गए सब?
हाँ, वो जो 10-12 लाख रुपए के गहने ले लिए इन्होंने, और वो भी लड़के को जबरदस्ती। कौन सा लड़का लड़की लेके जाते हैं भाई गहने वहां पे? कौन लेके जाता है 10 लाख की ज्वेलरी? कौन लेके जाता है? तो कोई, वो तो लॉकर में संभाल के जाते हैं। जिसका माँ बाप होता है उसको देके जाता है, ये लॉकर में रख देना, कोई नहीं लेके जाता। हाँ। और उसके बाद कैश भी, अब पता नहीं कितना कैश ले गए हैं, क्या ले, क्यों ले गए। फैमिली ने और क्या रोकने की कोशिश की थी कि बहुत। ज्वेलरी ले जाने की क्या जरूरत है, मना किया था? बिल्कुल, फैमिली ने बोला कि भाई क्यों ले जाना है ये सब, क्यों? उन्होंने ज्वेलरी के लिए नहीं मना किया, उन्होंने हाँ। जगह के लिए मना किया। क्योंकि ज्वेलरी तो जैसे साधारण जो परिवार होते हैं, जो वो बहू को कहते हैं भाई बहू को दे दिया, बहू जाने। हाँ। उन्होंने ज्वेलरी ले जाने के लिए कतई नहीं मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मत जाओ अभी, और बाद में चलेंगे, थोड़ा रुक जाओ, बाद में चलेंगे। वो आपको पता है कि वो छोटा भाई था, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहे थे और फैमिली में कि भाई मेघालय एकदम से क्यों जाना है। हाँ। तो इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। कुछ ऐसी खबरें भी है बरखा जी की शायद एक साइड का ही टिकट बुक किया गया हाँ, था, हाँ, yes, राउंड yes. ट्रिप का टिकट नहीं था। हाँ। जबकि अमूमन कभी भी कोई कहीं जाने का प्लान करता है तो राउंड Round ट्रिप ही टिकट्स होती तो हैं। ये सब तो मैडम कॉन्स्पिरेसी चला रही थी अपने दिमाग में, षड्यंत्र चल रहा था, कुकिंग चल रही थी, एक प्लान्ड मर्डर था। तो जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स होते हैं उसमें यही प्लानिंग होती है। तो मैडम ने इसीलिए तो कहा कि पैसे ले चलो, कैश ले चलो। अच्छा, आप ये देखिए कि जब भी ऐसी शादियां होती हैं तो अक्सर अगर घर वाले मना करते हैं तो लड़के का प्रोग्राम चेंज हो जाता है। लड़का कहता है कि चलो थोड़े दिन रुक जाते हैं, फिर चले जाएंगे, और डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेते हैं परिवार के साथ बैठ करके, या हम दोनों भी बैठ करके। तो लड़के ने पहले शुरुआत में मना किया था कि नहीं रहने दो, लेकिन लड़की ने कहा मैंने तो सब कुछ बुक कर दिया है, अब बस आपको चलना है। और वो सिंगल वे, एक तरफ की ट्रिप की ही टिकट थी, राउंड ट्रिप नहीं थी, क्योंकि लड़की को तो पता था वापसी में तो कोई होगा ही नहीं उसके साथ, क्योंकि उसने बॉयफ्रेंड के साथ जहाँ भी फरार होना है वहां चली जाएगी, तो वापसी तो आना नहीं है इस घर में। हाँ। ये बातें तो उसे पहले से पता थी। अब बताइए 17 दिनों बाद एकदम से वो यूपी में मिल जाती हैं कल। कहाँ, कैसे पहुंच गई यूपी? वो कह रही है मैं बेहोश हो गई थी, कहीं वो कह रही मेरी ज्वेलरी लुट गई है, किसी ने चोरी कर ली है, अलग अलग स्टेटमेंट हर जगह दे रही हैं। और 3 लोग चल रहे साथ में, वो कुछ बातें कर रहे हैं जो कि उनको समझ नहीं आ रही है। जो गाइड है वो कह रहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, कि वो इंग्लिश में बात कर रहा था वो। खैर, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पजल हो चुकी हैं कि साफ साफ अभी सिर्फ इतना पता चल रहा है कि लड़की ने ये प्लानिंग कर रखी थी और उसको अंजाम देने के लिए उसे कुछ लोग चाहिए थे। ऑब्वियसली आप अकेले तो किसी भी मर्डर प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हाँ। तो उस प्लानिंग में बहुत सारे नाम आए हैं, 4 की गिरफ्तारी कल हुई है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं 8 से 10 नाम है, अभी और बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं कि एक महिला का भी याद है, हो सकता है। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बाकी मैं ये कहूँगी कि पुलिस वालों ने अच्छा काम किया, उन्होंने इस मर्डर मिस्ट्री को क्रैक किया। ये मेघालय पुलिस ने, मेघालय सीएम ने भी काफ़ी उनको प्रोत्साहन दिया है, मैं भी देना चाहूँगी। और सबको ऐसे मामलों में हमेशा जब भी मर्डर मिस्ट्री ऐसी हो तो ज़रूर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे क्रैक हुई। पहले तो कोई कुछ नहीं कर रहा था, बहुत प्रेशर पड़ा मीडिया का, क्योंकि परिवार ने बहुत सवाल उठाने शुरू कर दिए थे पुलिस पे, मेघालय की एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के ऊपर। तब ये हरकत में आए, मीडिया में भी ये बातें चली गई थी। और जब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, तभी कुछ प्रेशर में आकर के पुलिस वाले भी काम करते हैं। खैर, कोई बात नहीं, उन्होंने काम किया और उन्होंने इसका ये पूरा राज खोला। बॉयफ्रेंड के साथ जो भी इसका जो चैटिंग होती थी या बातें होती थी, कोई ऐसे तो नहीं रात भर किसी लड़के के साथ बात करता। तो ये सारी चीज़ें उजागर हुई हैं, और ना ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ भी है। तो इसमें हम सब समझते हैं कि जब भी आपका किसी के साथ, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या शादी से पहले किसी के साथ अफेयर है, तो या तो उस अफेयर को फिनिश ऑफ कर दीजिए, और अपने वुड बी हस्बैंड को आप उसके बारे में बताइए, और आप खुद भी समझिए कि क्या आप मूव ऑन कर सकते हैं लाइफ में कि नहीं। तो ये जो डिसीजन है, प्रोग्रेसिव वुमेन जो है, मॉडर्न वुमेन हमारे देश की, वो तो खुद ही उनको लेना पड़ता है। लेकिन सोनम बेवफा तो हमने बहुत सुना था, सोनम किलर निकली, और इतनी बड़ी झूठी जालसाज लड़की।
नहीं, राजा की फैमिली को क्या कभी डाउट नहीं हुआ? मतलब शादी फिक्स करने से लेके शादी होने तक के बीच में एक गैप रहता है, उस पूरी गैप में या शादी होने के बाद बहू को वो घर लेके आया, चाहे भले 2 दिन ही बहू साथ में रही, उन्हें कभी उसके हाव भाव से, बातचीत से उनका क्या कहना है? कभी उन्हें डाउट हुआ था? नहीं, उन्हें कभी डाउट नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जब शादी हुई तो उन्होंने जो मेघालय जाने की जो बात करी और जब लड़के ने बोला कि उसने टिकट बुक की है, तब उनके मन में ख्याल आया था और उन्होंने उसे टोका भी था और उन्होंने मना भी किया था, लेकिन लड़का नहीं माना। और जो आपने लड़के का हर्षय देखा है वो इसी वजह से है क्योंकि लड़के ना तो खुद रेड फ्लैग्स देखते हैं और अगर परिवार में से कोई दिखाना भी चाहे उसे भी नज़रअंदाज करते हैं। अगर ये नज़रअंदाज ना किया होता तो आज राजा बेटा परिवार में होता। और राजा बेटा मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ कि वो खुद ही कह रहे थे पूरे टाइम, राजा बेटा चला गया, राजा बेटा चला गया, राजा बेटा चला गया। एंड बहुत ही लाडला था, बहुत छोटे बच्चे की तरह उसे ट्रीट कर रहे थे। शायद माँ तो इतने सदमे में है कि समझ ही नहीं पा रही है, उसको लग रहा है शायद वो वापस आ जाएगा, इसलिए बार बार सीबीआई की जांच, फांसी हो, एक ही रट लगा रखी है, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये तो आपको पता है कि शालिनी जी की क्या, ये तो ट्विटर पे एक ट्रेंड चलता है थोड़े दिन के लिए, जस्टिस फॉर राजा, जस्टिस फॉर राजा, फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि परिवार को न्याय मिले। और सोनम ने जो 17 दिन की स्टोरी है वो सारी पुलिस निकाल लेगी, अब तो मेघालय पुलिस के ले ही गई है उन्हें, और वो सारी निकल जाएगी, सारी एक चीज़। जब पुलिस वाले जब चाहते हैं तो हर चीज़ निकल आती है, कॉल डिट। अब भी तो आजकल टेक्नोलॉजी का सारा यूज़ किया जा रहा है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और बहुत कॉल लॉग्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, सब कुछ से पता चल जाएगा कि और किस किस के संपर्क में थी इस हत्या को अंजाम देने के लिए। लेकिन करोड़ों अरबों रुपए भी रख दें, ये माँ का कहना है, तो क्या राजा वापस आ सकता है? राजा अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन ये एक राजा नहीं, कल आपका बेटा भी हो सकता है। हर माँ को इसका दर्द सता रहा है, हर पिता को इसका दर्द सता रहा है कि कल मेरा राजा बेटा ना हो। तो दुख तो बहुत है, लेकिन परिवार वालों की भी एक हाथ बंधे होते हैं, वो न्याय की गुहार ही तो लगा सकते हैं। बच्चा तो कभी वापस नहीं आएगा, बेटा तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या न्याय मिलेगा? और इस एक फैमिली को ही न्याय मिलना नहीं जरूरी है बरखा जी। मुझे लगता है ये जो एक लंबी फहरिस्त है आपके सामने, तो खास करके आप तो हर रोज ही ऐसे केसेस से 2-4 होती रहती हैं, तो उन सबको न्याय मिलना जरूरी है। अभी आपने भी कहा कि परिवार को न्याय मिले, मैं अपने व्यूवर्स से भी पूछना चाहती हूँ कि इस मामले में आप कैसा न्याय देख रहे हैं? फैमिली ये बोल रही है, जैसा बरखा जी आप भी बता रही है, कि फांसी की सजा होनी चाहिए, सोनम को फांसी होनी चाहिए। क्या आप भी इसके फेवर में हैं? किस तरह के न्याय की आप मांग कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं, वो प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मुझे लगता है बरखा जी अब अति हो गई है। बिल्कुल, जब तक आप न्याय देके, जैसे हमने निर्भया वाले केस में सुना था ना कि जिन नजीर पेश करना अब जरूरी हो गया है, कोई ऐसी आप सजा दीजिए कि आगे अगर कोई ऐसा क्राइम करे तो वो कांपे। तो अब अगर लड़कियां आगे ऐसा करने की सोच रही हैं या लड़कों को फंसाने की सोच रही हैं तो वो भी कांपे, ये जरूरी हो गया है। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। शालिनी जी, इसका ना बहुत मेन जो है सोशल मीडिया ही इसका जो है रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बहुत बढ़ चढ़ के ना हर चीज ग्लोरीफाई करी जाती है। मर्डर्स भी, डिवोर्स भी, शादियां भी, बिग फैट मैरिजेस हो रही हैं, ये सारी चीज़ों को बहुत ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है हर जगह ये चीज़ें। आफ्टर ऑल जब से कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया है, मुझे आज भी याद है 2018 में कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया था एडल्ट्री को, तब मैंने टाइम्स नाउ पे पहली बार बोला था कि बहुत गलत हुआ है। अब क्राइम कितना बढ़ेगा आप ये सोचिएगा, बहुत क्राइम होगा, और जो बच्चे पैदा होंगे वो अनाथालय में जाएंगे, क्योंकि ना माँ रखेगी ना बाप, और क्राइम इतना बढ़ेगा कि हत्याएं होंगी, और वही हो रहा है। मुझे आप ये बताइए बरखा जी, क्योंकि देखिए पुरुषों के ऊपर तो कई तरह का इस समय क्राइम चल रहा है, और आप क्योंकि मेन की वॉइस जो है वो आप मेन की बात आप करती हैं, मुझे आप ये बताइए, ठीक ऐसा ही कोमल और राजा रघुवंशी के जैसा ही दूसरा कोई मामला जो हम नहीं जानते हैं? सोनम, हाँ जी, सोनम और ये जो अभी आपने नाम लिया राजा रघुवंशी, ऐसे तो बहुत तमाम केसेस हैं, बहुत सारे हैं। इस देश में हजारों लाखों पुरुष मर रहे हैं,
और जो हमारा जो डेटा भी है, हाँ। जो वो कहता है कि लाखों पुरुष मर चुके हैं। कोई जो मुझे अगर आप ऐसा एक केस बताएं और फिर ये भी उसके साथ बताएं कि उस मामले का हुआ क्या। जी, जैसे केस मानव बताते शर्मा हुए। का देख लीजिए, या अभी सौरभ राजपूत का देख लीजिए, मेरठ वाला केस। सौरभ के कितने टुकड़े किए थे, उसको नीले ड्रम में भर दिया था। उसमें आपको पता ही है कैसे उसकी लाश डिकम्पोज हो रही थी। नीले ड्रम का कितना कहर हो गया था, देखा होगा आपने, कितनी मीम्स बन रही थी उस टाइम। तो सौरभ राजपूत तो वहाँ पे घर आया था मेरठ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने। उसे ये थोड़ा तक पता था कि उसका बेटी का जन्मदिन नहीं, उसका मरण दिन बनने वाला है। और वो भी तो वही था, साहिल के साथ मिलकर के, बॉयफ्रेंड साहिल। ये 9वीं फेल थी मुस्कान। 9वीं फेल ने अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ मिल करके उसको उकसाया। मास्टरमाइंड यही थी मुस्कान। जैसे इसमें सोनम मास्टरमाइंड थी, ऐसे इसमें मुस्कान मास्टरमाइंड थी। मुस्कान ने अपने दोस्त को, 9वीं फेल जो मुस्कान है, उसकी इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग थी, इतना मर्डर के लिए वो प्लानिंग कर चुकी थी कि कैसे दवाई खरीदनी है बेहोश करने के लिए, कैसे क्या क्या करना है। और इसी सिलसिले में उसने एक फेक आईडी बनाई थी माँ की, और उसकी माँ जो मर चुकी थी, साहिल की माँ जो मरी हुई थी, उसकी फेक आईडी बना के उसे कन्विंस किया कि वो सौरभ राजपूत को मार डाले। और इतनी विभत्स हत्या है वो, जिसकी जितनी निंदा करी जाए। वो जो छोटी बच्ची पीहू थी, मैं तो मेरठ में 2 दिन रही, इतनी डरी सहमी सी बच्ची 6 साल की, जो कि 3 साल की भी लग नहीं रही थी, इतनी डरी सहमी बच्ची। और उस बच्ची ने अपने पिता का साया उसके हट गया। और आपको क्या लगता है, बड़ी होगी तो उसे यही सब सुनना पड़ेगा कि तेरी माँ ने तेरे बाप की हत्या करी थी, तो कैसा जीवन रहेगा उस बच्ची का। प्लस मुझे ये बताइए कि साहिल के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे थे जादू टोना हो रहा है, वो करता था, ये वाला एंगल। बट क्यों भाई, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। मुस्कान ने क्राइम किया, छाती पे बैठ के वार किया है, कितनी बार चक्कू उसे गोदा है उसे, कितनी बुरी तरीके से, और उसके बाद उसके टुकड़े काटे, 22 टुकड़े काट के ड्रम में डालना, कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी उंगली में जरा सी चोट लग जाए, जरा सी जल जाए, हम कितना परेशान हो जाते हैं। आप सोचिए, उसके टुकड़े, उसने किस कलेजा कहाँ से लाई थी वो इन टुकड़ों को काटने का। और बॉयफ्रेंड को पहले कन्विंस किया उसको पूरे उसमें, क्योंकि देखिए अकेले नहीं होता ये काम, आपको किसी ना किसी को तो रखना पड़ता है। ड्रम भी कहाँ से खरीदा, क्या क्या किया, दवाई खरीदी नशे की, और उसके पहले भी एक बार प्लान बनाया था उसको मर्डर करने का, तब हो नहीं पाया था एग्जीक्यूट दोबारा से। तो मतलब कितनी प्लानिंग, और क्या था, क्या कमी थी लड़के में। अच्छा भला लड़का कमा रहा था, खा रहा था, लंदन में बेकरी शॉप में काम करता, तो उससे पहले दुबई में काम कर रहा था वो। तो इन दोनों ही केस में इनफैक्ट, हाँ, आप अगर राज रघुवंशी की भी बात कर लें, बहुत अच्छा तो हाँ, उसकी प्रोफाइल अगर कोई देख ले, और फिर उसके बाद अगर कोई सोनम के बॉयफ्रेंड को देख ले, राज, वो तो नौकर था। हाँ, राज तो नौकर है। हाँ, राम जैसे पति को मार के इस नौकर को अपनाना ही था, तो उस राम जैसे पति को क्यों शादी क्यों करी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और सौरभ के केस में भी आप ये देखिए कि वो, अच्छा क्यों ये बहुत बताना महत्वपूर्ण है कि ये हुआ क्यों था। हाँ। 2021 में सौरभ, देखिए 2-3 बार भाग चुकी थी घर से। हाँ। इसकी बहुत एस्पिरेशंस थी। जिन लड़कियों की एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हों, मेरी उनको एक एडवाइस है, शादी मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है और आपके पार्टनर की भी लाइफ इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ 2 लोगों की शादियां नहीं होती, पूरे परिवारों की शादियां होती हैं। तो आप की एस्पिरेशन, वो भाग जाती थी घर से, 2-3 बार भागी है बॉयफ्रेंड्स के साथ। तो उसने 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था मेरठ में। तो डाइवोर्स के बाद से ही प्लानिंग प्लॉटिंग चालू हो गई थी कि इसको रास्ते से हटाना है, इसको मार डालना है। ना पैसे की कमी थी, ना घर बार की कोई कमी थी, और वैसे भी वो लड़की कभी घर में रहती नहीं थी, सास ससुर से बहुत लड़ाई करती। जब मैं सौरभ की माँ से मिली थी तो वो कहती, इसकी पैंटी ब्रा तो मैं धोती थी। मतलब उन्होंने मुझे इतना उससे बताया कि कोई सास और क्या करके देगी, खाना तो इसने कभी जिंदगी में बनाया ही नहीं, वो तो मैं बनाती थी। सारे कपड़े, मतलब इससे पर्सनल क्या होगा,
क्लोथिंग किसी का कि कितना कि Undergarments मैंने भी सब अगर, अंडरगारमेंट्स में धो रही हूँ, हर चीज़ की सुविधा इसको दे रखी थी और ये हर टाइम लड़ाई करती रहती थी। हर टाइम लड़ाई इसलिए करती थी क्योंकि यहाँ रहती तो ऐसी चीज़ों को नहीं कर पाती, ये दूर चली गई हम्म, इसीलिए। और वहाँ पर साहिल के साथ लिव इन में रह रही थी। और जब मैंने मुस्कान के माँ बाप को मिला और मैंने उनसे बात करी, वहाँ पे उन्होंने कोई इनकार नहीं किया, पुलिस ने मुझे पूरा कोऑपरेट किया। मैं पुलिस के साथ भी पूरा इसके बारे में चर्चा करी, रोड मैप बनाया कि किस तरीके से कौन कौन से पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई सिर्फ एक पहलू नहीं थे, बहुत सारे और भी पहलू थे। उसका पास्ट, गली वाले क्या कह रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें, जहाँ या तो हिमाचल गए हुए थे वो, वहाँ की डिटेल्स, बहुत सारी और फ्रेंड्स की डिटेल्स, ये वो। तो कई चारों तरफ से आपको कई चीज़ें खंगालनी पड़ती हैं। तो मेरी बड़ी लंबी चर्चा हुई। मैंने मुस्कान की मम्मी से और डैडी से, जब फादर से पूछा, तो पहले आपको बता दूं कि ये मुस्कान की जो है सौतेली माँ है। अच्छा। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जाते सार उन्होंने मुझे ये फर्स्ट लाइन में बोला, फांसी दे दो, फांसी दे दो मुस्कान को। मैंने कहा ये मीडिया के सामने आप ये बार बार बोल रहे हैं या वाकई कोर्ट में भी जाकर के आप यही स्टेटमेंट देंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, हाँ हमारी लड़की बहुत गलत थी। मैंने कहा तो आपको पता था ना आपकी लड़की गलत थी, तो समझाया क्यों नहीं आपने अपनी लड़की को? जब मर्डर कर लिया तब आप कह रहे हैं कि मेरी लड़की गलत, आपको तो पता ही था, आप कह रहे हो। कह रहे हाँ हाँ हमारी लड़की गलत थी, मुझे शुरू से पता है। तो इन माता पिता के ऊपर भी ये सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर आपको पता है कि आपकी बेटी गलत राह पे चल रही है तो आप उसे समझाइए और ऐसी हत्याओं को रोकिए। मानव शर्मा का केस देख लीजिए, TCS मुंबई का मैनेजर, आगरा में वो रहता था। अब लड़की के मल्टीपल रिलेशनशिप शादी के बाद, और सिर्फ 1 साल की शादी, और मल्टीपल रिलेशनशिप के बारे में जब उसको पता चला है, उसने टोका है। ऑब्वियसली कोई भी हस्बैंड टोकेगा। उसने पूछा है तो उसने डिनाई कर दिया, ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वो। और अब फिर उसको जब पकड़ लिया रंगों हाथों तो उसने बोला कि चलो आगे से नहीं होगा। उसके बावजूद फिर नए नए रिलेशनशिप उसके पता चल रहे हैं उसे, क्योंकि आप कितना छुपाओगे, पता तो चल ही जाता है। क्योंकि वो कोसती भी बहुत थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बेहतर जिंदगी, ये वो। तो खैर इसके बाद उसने कहा कि ठीक है फिर आप मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। म्यूचुअल डाइवोर्स की बातें हुई और वो दोनों आगरा आए थे। अब आप ये पूछिए कि आगरा आए तो म्यूचुअल डाइवोर्स दे दो, छुट्टी करो। उस लड़की ने उसको आगरा के दूर एक गांव है वहां बुलाया जहां वो रहती थी, मेरे को उस जगह का नाम नहीं याद। वहां पे गया मानव और वहां पे 1.5-2 घंटे उससे बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत गालियां पड़ी और उससे ये कहा गया कि तुम्हारी फैमिली को पूरी को हम फेक एलिगेशन लगाएंगे, तुमको सबको जेल भेजेंगे, तुम्हारी बहन को जेल भेजेंगे, तुम्हारी माँ को जेल भेजेंगे, तुम्हारे पिता को, एयरफोर्स से रिटायर्ड पिता है वो, सब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। बहुत ही प्यारा लड़का है। आप, मैंने उसके गाने उसके सुने हैं, तब यू विल फॉल इन लव विद दैट बॉय। काश वो मुझे पहले मिल गया होता। इतना प्यारा लड़का, इतना क्यूट लड़का। ही वाज जस्ट 29 एंड ही वाज फोर्स्ड टू। उसने वीडियो कॉल किया, उसने पूछा है कि तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल बुक करके वहां जा रही है। आखिरी बात उनकी ये हुई है, he was forced to suicide. That is equal to abetment to suicide, murder. तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे यार कि आपकी पत्नी के दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप है? अगर जिस भी लड़की को लगता है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप कैरी कर सकती है तो शादी मत करो यार। सिंपल आप सिंगल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर लड़के के साथ शादी करने के बाद आप उसे टॉर्चर करो इस तरीके से, मेंटल ट्रॉमा दो कि तेरे, तभी तो उसने अपने वीडियो में बोला है कि मर्दों की कोई नहीं सुनता, मर रहे हैं हम तो। और बहन और भाई और माँ बाप बहुत कीमती होते हैं। जब आप इनके ऊपर बोलते हो कि इनको सड़ा देंगे जेल में, जो कि एक पेट लाइन है कि हम तुमको सड़ा देंगे जेल में, हम तुम्हारे पर ये धाराएं लगाएंगे, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लड़के। और उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है उनके लिए कि जहाँ पे वो कॉल करके बात कर सके। अब मेरे जैसे लोग कितनों की मदद कर सकते हैं। 50-51% जो इस देश की आबादी है वो पुरुषों की है, लेकिन
उनके लिए मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता, जो कि सरकार का काम है। ठीक बात। आपको निर्भया जैसा कांड बताऊं, आप चाहें तो? हाँ हाँ। निर्भया के लिए तो पूरा देश खड़ा था, देश नहीं विदेश भी खड़े थे कि भाई निर्भया के साथ भारत में बहुत बुरा हो गया है, फांसी दो फांसी दो फांसी दो, निर्भया के जिसने निर्भया का कांड किया उसको फांसी दो। और अभी थोड़े दिन साल पहले उसको फांसी भी हो गई थी। लेकिन रोहतक में एक लड़के के साथ निर्भया जैसा ही कांड हुआ। उसके वाइफ और सास ने मिलकर के उसके प्राइवेट पार्ट्स में 3 पैकेट लाल मिर्च के डंडे से डाल दिए, जिससे उसकी आंतड़ियां टूट गई और वो रोहतक पीजीआई में मरी हुई हालत में, अधमरी हालत में पड़ा था। उसकी बहन ने मुझे गुहार लगाई और मैं वहाँ गई। वो तो बेचारी रोती जा रही थी, तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, बस मैम आ जाओ मेरे भाई को बचा लो, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। फिर हमने वहाँ पे गए, भाई से मुलाकात करी, मैं हॉस्पिटल में गई। उसके बाद मैंने उनकी FIR लिखाने के लिए मैं खान साहब के पास गई। बड़ी दूर था पुलिस स्टेशन, बहुत दूर गांव में। वहाँ गई और खान साहब को बोला तो बोले अरे आप वहाँ से दिल्ली से उठ के आ गए, पुरुष आयोग की अध्यक्षा क्यों आ गई हैं, आप जाइए ना, चिंता ना करिए, हमने उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अबे मैं थोड़ी दूर पहुँची थी, पता चला कि उसको बेल दे दी उन्होंने। गिरफ्तार से पहले तो बेल ही दे दी, उनको कोई गिरफ्तार वगैरह नहीं किया। फिर मैंने दोबारा गई, SHO साहब से मिली, पूरे परिवार को गिरफ्तार करवाया, सबको गिरफ्तार कराया जो भी इन्वॉल्व थे उसमें। क्योंकि वो जो लड़का था वो किसान था, बेचारा गरीब। वैसे तो हमारे देश के नेता अभिनेता आपने देखा होगा, गरीब 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 बहुत बोलते रहते हैं और किसान के साथ खड़े, हम किसान के साथ खड़े। लेकिन वाकई क्या हम खड़े गरीब या किसान के साथ? नहीं खड़े, नहीं खड़े। अगर हम खड़े होते तो आपको ये खबर पता होती ना, मीडिया तो रिपोर्टिंग भी नहीं करी। ऐसे कितने हजारों केसेस मैं बता सकती हूँ कि लिव इन पार्टनर्स मर गए लड़के, लेकिन छपाक क्या बनेगी? सिर्फ लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें $1 मिलियन मिलेंगे ना आपको। और अगर आप लड़के के लिए, तो उसमें आपने बनाई ही नहीं, उसे भी जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सकता था। जैसे कि मेरी छोटी सी मांग है, जेंडर न्यूट्रल कानून होने चाहिए। विक्टिम तो कोई भी हो सकता है, शालिनी जी, महिला भी विक्टिम हो सकती है और पुरुष भी विक्टिम हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी विक्टिम हो सकता है, कोई भी विक्टिम हो सकता है। और जब हम बात करते हैं UCC की, तो सबके लिए समान कानून है। तो जो पत्नी के लिए कानून है, तो पति के लिए क्यों नहीं कानून? सेम कानून है ना। लेकिन नहीं है, पति के लिए तो कोई कानून नहीं है। पति के लिए तो बस या तो आत्महत्या कर ले या पति की हत्या करवा दो। पति की हत्या करने के बाद चाहिए सोनम का वाला ही केस ले लीजिए, तो वो पति मर गया और बॉयफ्रेंड जेल में चला जाएगा, मैडम फिर बाहर आ जाएंगी, फिर चाहे आपको कौन से जितने भी मर्जी नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा आपको। जैसे कि आपने सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी देखा ही होगा, गर्लफ्रेंड्स तो मूव ऑन कर ही जाती हैं। हम अगर 2 केसेस को जोड़ के बात करना चाहें, एक मुस्कान और दूसरी सोनम। मुस्कान के केस में भी यही हुआ कि प्रेगनेंसी के चलते उसको वो जो कठोर सजा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अभी भी वो जेल में है, पर प्रेगनेंसी के चलते आई एम श्योर जो शुरुआती दौर में खबरें आई थी कि उसका अच्छे से टेक केयर किया जा रहा है। अब अगर हम सोनम के केस की बात करें तो उसका भी प्रेगनेंसी टेस्ट आई गेस किया गया है। जी जी, देखिए सोनम की जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसकी अभी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, उसके बारे में मैं अभी नहीं कमेंट करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, मुस्कान जो जेल में थी वहाँ पर ही उसका प्रेगनेंसी टेस्ट आया था और सबको पता है लेकिन कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मैंने उसी दिन ये सवाल उठाया था कि बच्चा है किसका? सौरभ का तो है नहीं, सौरभ तो मर चुका था। और सौरभ से मरने से पहले भी जो षड्यंत्र चल रहा था उसके दिमाग में, कोल्ड ब्लडेड मर्डर की प्लानिंग चल रही थी, तो उसमें सेक्स हो नहीं सकता। तो सौरभ का भी बच्चा नहीं है, तो वो आशिक का बच्चा है या जेल में कोई नया आशिक बन गया उसका बच्चा है। तो लेकिन बच्चा किसी का भी हो, वो ढाल तो बन जाएगा। बाहर आने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है वो, और जल्द वो बाहर आ जाएंगे। इस केस में या मैक्सिमम केसेस में जो आप देखती हैं कि जहां पर ये पता चल भी जाता है कि पत्नी ने ही हत्या की, वहां पर पत्नी को बचाने के लिए सबसे बड़ा क्या हथियार बनता है कानून की नजर में? अगर मैं देखूं, देखिए सबसे पहली बात तो इमोशनल प्ले करते हैं कि महिलाएं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हैं। कहीं पे साइकेट्रिस्ट आ जाएंगे कि इनकी मनस्थिति ठीक नहीं थी, साइकोलॉजिस्ट, कहीं पे कोई और
जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स आ जाते हैं वो बहुत कुछ बताना शुरू कर देंगे, गुमराह कोई तंत्र मंत्र का एंगल ले आएगा। पुलिस में भी जाओगे तो मैं तो अक्सर पुलिस में जाती हूँ कि गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे, यहाँ तो चलो मर गया है अब तो गिरफ्तार कर लो, तो कहते हैं महिला है, बहुत ऊपर तक पूछना पड़ेगा तब तो होगी गिरफ्तारी। बड़ा बवंडर, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई महिलाओं को गिरफ्तार करना। अमन बैसला का केस याद होगा आपको, जो रोहिणी में हुआ था, जिसमें कि लड़का मर गया था, उसके ऊपर बलात्कार की धमकी थी कि 50 लाख रुपए दे दे नहीं तो मैं तेरे ऊपर बलात्कार का केस डालूंगा। वो तो डर गया, 22 साल का लड़का था, मर गया। 6000 लोग कोविड में आए थे। कोविड में जब 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये गुर्जर समाज के लोग थे और मैं भी साथ में गई थी और मैंने FIR लिखाई थी, लड़की को अरेस्ट करवाया था। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोचो 6000 लोगों को जाना पड़ा कोविड में, उन्हें अरेस्ट कराना, उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही थी पुलिस, FIR तक नहीं लिखती, FIR तक नहीं लिखती। एक बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनकी जो मर गए थे, बहुत बड़े चैनल के सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट थे, और उनके मरने के बाद उनके पिताजी ने बड़ी मुश्किल से 2 साल में शायद अब FIR लिखा पाए। 2 साल हो गए उस केस को, FIR ही नहीं लिखी जाती, लड़के मर जाते हैं। तो ये सारी जो मुश्किलें हैं नहीं, सब माँ बाप को देखनी पड़ती हैं, और लड़कियों को पता है कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। इसीलिए से तो देखिए आप, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं सोशल मीडिया पे, इनको सबको पता है कुछ नहीं होना, हमारे को बेल मिल जानी है, हमने बाहर आ जाना है, बहुत मुश्किल से हमें गिरफ्तारी होगी, पहले तो हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी, हम एब्सकॉन्डिंग भाग जाएंगे, हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे, हमें यहाँ पनाह मिल जाएगी, वहाँ पनाह मिल जाएगी। इसमें देख लीजिए मानव शर्मा वाले केस में लड़की भाग गई थी, मुंबई नहीं मिली लड़की, बड़ी बहुत ज़्यादा हम ACP सर से रोज बात कर करके, फैमिली ने बहुत बहुत मेहनत करी है, तब उसके ऊपर कैश प्राइज रखा गया, तब जाके अहमदाबाद से मिली है लड़की। अहमदाबाद से पूछिए, छुपी बैठी हुई थी वहां पे, और इनकी माँ और बहन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि 2 लोग परिवार के गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। सोचिए कि कितना जो लॉ है ना वो बायस्ड है, कि लड़कियों की बहुत ज़्यादा बायसनेस है और उनकी तरफ की ही बात सुनी जाएगी। लड़का जो मर्जी बता दे, प्रूफ्स, लड़के उन लोगों के पास तो प्रूफ्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, ऑडियोज होती हैं जहाँ वो धमकियाँ दे रही हैं, वीडियोस होती हैं इंटीमेट सीन्स की दूसरों के साथ, वो लेके घूम रहे होते हैं और वो कह रही होती है माई बॉडी माई चॉइस। अभी आपने थोड़े दिन पहले नहीं देखा, एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे लड़की और किसी पॉलिटिशियंस के साथ सेक्स हो रहा था, तो उसने कहा था, जब उससे पूछा रिपोर्टर ने कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम कार में क्यों कर रहे हो, तो कह रही है माई बॉडी माई चॉइस, मैं कार में करूँ, मैं घर में करूँ, दफ्तर में करूँ, जहाँ मर्जी करूँ, मेरा मर्जी। ये है महिला सशक्तिकरण, उसने साफ बोला रिपोर्टर को। जब आप इस तरीके का महिला सशक्तिकरण को ले जाएंगे तो गलत मैसेज जाता है। दूसरी लड़कियां सोचती कि शायद यही सही है, और यंग गर्ल्स के माइंड्स को पोल्यूट करते हैं। एक तो पूरा फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन क्यों पूरा ब्रेक हो चुका है, फैमिली कोर्ट्स भरे हुए हैं। सोनम के केस में देखिए कि एक प्यार विश्वास पे शादी के फेरे लिए जाते हैं, शॉपिंग होती है, कितना खुशी का माहौल होता है, कितने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं, कितने प्रकार के भोजन बनते हैं, कितने गिफ्ट्स आते हैं, कितनी साड़ियाँ, कितना कुछ खरीदा जाता है उसको एंजॉय करने के लिए। किसी को ये थोड़ना पड़ता है कि वो फिर मातम में बदल जाएगा ये, और वो भी ऐसा मातम जो अब कभी सही नहीं हो पाएगा। ठीक बात। और मैं फिर से वही कह रही हूँ और मैं बार बार यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हर किसी की किस्मत तो इतना भी साथ नहीं देती है कि उसका मामला मीडिया तक पहुँच सके या उसके मामले में इतना प्रेशर दिया जा सके कि उसको न्याय मिल पाए, कम से कम सच सामने आ पाए। न्याय मिलना एक दूसरी बात है, लेकिन उस केस का जो सच है वो सामने आ पाए, इतने भी सौभाग्यशाली हर कोई नहीं होते हैं। आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई मामला है जो आप देख रहे हैं लेकिन वो मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहा है या जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज वो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बरखा जी हमारे साथ हैं और खास करके वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, ऊंच नीच, व्यक्ति कैसा है, किस कास्ट का है, पैसा कितना है उसके पास, इसका कतई वो ख्याल नहीं करती हैं। सिर्फ और सिर्फ न्याय दिलाना ही उनका मकसद है। तो कम से कम आप अगर केस बताएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सोनम जैसी
मुस्कान जैसी हर शहर में है। बरखा जी, बिल्कुल। ये ठीक बात है? बिल्कुल। पपीते की रेडी वाले के साथ भी बेवकूफ किया था एक प्रोफेसर ने, पूरा पपीते की रेडी उसकी गिरा दी। बेचारा सिर्फ वैगनर टच हुई थी थोड़ी सी। अब बताइए, उसने 600 रुपए निकाल के दिए मैडम को, मैडम नहीं मानी, इतने गुस्से में उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। हमने उसकी एफआईआर लिखाने में मदद करी और उसकी पत्नी ने हमें कॉल किया। अशरफ नाम का लड़का था, उसकी पत्नी ने हमें कॉल किया क्योंकि उसे व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना आता था। तो उसने मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें बताई और फिर हमने उसकी एफआईआर, प्रो बोनो केसेस, जो बहुत गरीब होते हैं उनके लिए हम प्रो बोनो केसेस के भी कर पाते हैं जितना हमसे हो पाता है, क्योंकि ये नॉन फंडेड एनजीओ है। और सरकार को सोचना चाहिए कि जो आपकी जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं पुरुष, आप उनके बारे में भी सोचिए, उनके लिए कानून बनाइए। विक्टिम तो कोई भी हो सकता है, तो प्रोटेक्शन तो सबको चाहिए, तो उनके लिए कानून बनाइए, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाइए, उनके लिए मेंस कमीशन। मेरी 2 ही तो मांग है कि सरकार एक मेंस कमीशन बनाए, सरकार बनाए, एक हेल्पलाइन नंबर बनाए, पॉलिसीज बनाए, पुरुषों की भी कहीं पे सुनवाई हो। क्या लड़के मरते रहेंगे इसी तरह? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बेटा मरवा दे? तो बेटे को बचाने का समय आ गया। इस तरीके से बेटे कटते रहेंगे, कब तक कटते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे? जो डेटा है इन सब बेटों के मरने कटने का, तो वो तो बहुत ही भयावह है, और इतना ज़्यादा भयावह है कि वो 4 गुना हो चुका है। अब तो हमें सोच लेना चाहिए। कानून मंत्रियों से सबसे मेरी मुलाकात हो चुकी है, इस देश के प्रधानमंत्री से लेके कानून मंत्रियों तक, चारों कानून मंत्री जो भी रहे हैं कितने ही सालों में, 10 साल 12 सालों में, सबसे मुलाकात करी है मैंने, और सबको दरवाजे खटखटाए हैं, गुहार लगाई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपने अरविंद केजरीवाल से 4 बार मुलाकातें करके ग्राउंड रियलिटी के बारे में उन्हें बताया है। वो क्या कहते हैं जब आप मिलती हैं और अपनी मांग रखती हैं? और मुझे लगता है ये बहुत जेन्युइन मांग है, मेरे व्यूवर्स को भी इसमें कोई दो राय होगी नहीं कि एक पुरुष आयोग बनना चाहिए, एक हेल्पलाइन नंबर बनना चाहिए। आप इसके साथ हैं अगर, तो प्लीज आप वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आई एम श्योर हम में से और समान कानून, हाँ, समान कानून सबके लिए, जो अगर क्राइम करने पर किसी पुरुष को सजा दी जा रही है वही महिला को भी मिलनी चाहिए। आप प्लीज कमेंट कीजिए और अपनी राय बताइए। तो बरखा जी, मुझे लगता नहीं है इसमें किसी की भी दो राय होगी। वो आपको क्या कहते हैं जब आप मिलती हैं? तो देखिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज की बातें करते करते मैं थक गई हूँ, सुनने को नहीं तैयार, क्योंकि रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट हर पार्टी कर रही है। हर पार्टी को लग रहा है कि बस ये मेरा वोट बैंक है, और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि मेल वोट बैंक क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे पुरुष भाइयों से ही मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगी कि आप लोग एकजुट हो, क्योंकि यूनाइट नहीं हो रहे। ये जितने भी केसेस हैं, आप सोचिए कि अभी हाल में ही मैं आपको कितने 85 केस बता सकती हूँ, अभी हाल के ही। तो ये सारे लोग यूनाइट हों, जितने भी विक्टिम्स हैं, अतुल सुभाष, आप देखिए कितनी चर्चा हुई थी, ये सारे लोग एक यूनाइट हों, और मतलब झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपने देखा था फार्मर्स प्रोटेस्ट थी, उसका क्या हुआ? तो आप लोग भी संगठित रूप से इस लड़ाई को लड़िए। मैं आपके साथ हूँ, अनकंडीशनल सपोर्ट। आई डोंट वांट सिंगल रुपी, नाइदर आई हैव चार्ज्ड। मैंने कभी किसी विक्टिम से, या किसी के भी, विक्टिम छोड़ो, और भी हजारों काम मेरे पास आते हैं। कोई कहता है लिवर ट्रांसप्लांट करा दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। मैं जिसकी जितनी मदद कर सकती हूँ पूरी मदद करती हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने कभी भी किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। अगर किसी से मैंने 1 रुपया लिया तो मैं उसको 1 लाख रुपए देना पसंद करूँगी, और ये मैं दावा इसलिए करती हूँ क्योंकि वाकई इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम करती हूँ। और एक मेरी छोटी सी मांग है, जो मैंने बहुत बार बड़े बड़े नेताओं के सामने भी रखी है, कि जो महिला दिवस मनाते हैं तो हम पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाते? आप 100 लोगों के बीच में खड़े हो जाइए, आप पूछिए कि पुरुष दिवस क्या है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई भी आपको नहीं बताएगा। सबको महिला दिवस तो सबको रटा हुआ है। फिर हम इक्वालिटी की बातें करते हैं। अगर पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है तो क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? मैं तो साफ बोलती हूँ, कानून मंत्री रविशंकर जी का तो ये हाल था कि वो, मैं जैसे ही मेरी शक्ल देखते थे बोलते थे कि मेरी तो अपॉइंटमेंट, मेरी तो जाना है, मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पार्लियामेंट में घुस गई थी उनके कमरे में जबरदस्ती, तो वो मेरी शक्ल देखते सारे, you've come here also, you've bombarded me everywhere on emails and messages on this and that, and you've come here also, why have you come? I don't want to answer any of your question. I said, सर हमारे ही टैक्स पेयर के मनी से तो आप यहाँ बैठे हो, और मेरा सवाल क्या है, मेरा यही तो कह रही हूँ, जेंडर न्यूट्रल कानून क्यों नहीं ला रहे? आप विदेशों से जाके हर चीज़ तो उठा लाते हो, बस ले आते हो, मेट्रो ले आते हो, हजारों चीज़ें ले आए, पेड़ पौधे यहाँ ऐसे लगेंगे, वहाँ ऐसे होगा, तो आप सब चीज़ें ले आते हो, तो एक जेंडर न्यूट्रल कानून क्यों नहीं ले आते?
वो भी ले आओ, मेरी यही तो मांग है, मैं कह क्या रही हूँ। और आज ये हाल है शालिनी जी, आप हंसेंगी, ऑफिस में जो पटना में इनका ऑफिस है वहां मेरा नंबर देते हैं ये लोग, जो पुरुष एक अभी मेरे को कॉल आया था कि उनका बेटा तिहाड़ जेल में बंद है रेप केस में। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा आपको मेरा नंबर किसने दिया? बोला हमें रविशंकर जी के ऑफिस से मिला आपका नंबर। तो मतलब ना तो आप कुछ करेंगे, ना जो कर रहा है उसकी मदद करेंगे। और वो जो आपको मैं बता रही हूँ जिसके बारे में कि जिनका बेटा उसमें तिहाड़ जेल में रेप केस में बंद था, वो अरुणपुरी जी के गार्ड है, आज तक के मालिक। तो मैंने बोला भैया जी आप आज तक वालों से ही मदद मांग लो, आप हमसे क्यों मदद मांग रहे हो? वो तो आपको ज्यादा अच्छे से मदद कर सकते हैं। मैंने बोला वो विदेश गए हुए हैं। नहीं, पर उस केस में भी जो विक्टिम है उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, वो फॉल्स केस है। मैंने उनसे बहुत बार बात करी है, उन्होंने हर बार मुझे ये बताया, और जो मुझे समझ आया है, मेरी मुलाकात भी हुई है, कि वो लव जिहाद का केस है, जिसमें जो बोलते हैं कि वो लड़की जो मुस्लिम थी और लड़की 40 इयर्स की थी, लड़का 25 इयर्स का था, और दे हैड फोर्स्ड सेक्स, द गर्ल फोर्स्ड हरसेल्फ ऑन दैट बॉय। यहाँ से शुरुआत हुई थी। और फिर जब उसका पति आ गया सऊदी अरेबिया से, तो उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें कभी बख्शेगा नहीं, ये वो बहुत कुछ बोल दिया उस लड़की को। तो उसने रेप केसेस के ऊपर डाल दिया और वो तिहाड़ जेल में बंद हो गया था। और ये उसके हस्बैंड ने उसे फोर्स किया था, सऊदी अरेबिया से जो हस्बैंड आया था। और इस लड़के को ये बताया था कि मेरी तो शादी नहीं हुई, ना मेरी माँ है, ना कोई मेरा भाई है, ना मेरी कोई बहन है, ना मेरा पिता है। और जब इस लड़के ने बोला कि ये लड़का कौन था जो आया घर, इसने बोला मेरा भाई था। वो तो उसने उसका फ़ोन देख लिया और कुछ लोग मिले उसे, पड़ोसी, जिन्होंने बताया कि ये तो इसका हस्बैंड है। तब उस लड़के को तो पता ही नहीं था, क्योंकि लड़के का माइंड वॉश कर दिया था। उसके फैमिली वालों ने तो बहुत ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन लड़के का उसने माइंड वॉश कर दिया था कि हम शादी कर लेंगे। मुझे ये बताइए आप बरखा जी कि वो कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो लड़के अवॉइड करते हैं लेकिन उन्हें देखना चाहिए? ये इसलिए भी क्योंकि जो इस समय आपको सुन रहा है, अब जैसे लास्ट एग्जांपल आपने जिस केस का मुझे दिया, वो लड़की शादीशुदा थी या नहीं वो एक बात की बात है, लेकिन एक 24-25 साल का लड़का अगर 40 साल की महिला, और वो भी वो लड़की जो फोर्सफुली सेक्स के लिए दबाव डाल रही है और जबरदस्ती लड़के के साथ कर रही है, और फिर भी लड़का है उसके साथ रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली इस मामले में भी वो लड़का कहीं या तो फंसा हुआ था, या मन में लालच था, या रेड फ्लैग्स अवॉइड कर रहा था। तो प्लीज आप मेरे व्यूअर्स को ये बताइए, फैमिलीज को भी, कि अगर लड़की में ये आपको चीजें दिखाई दें तो कैसे उसकी तह तक जाना जरूरी है आपको, अगर अपने लड़के की आप शादी करा रहे हैं उसके साथ। और लड़के को भी ये बताइए कि वो चाहे तुम्हारी होने वाली बीवी है, तुम्हारी मंगेतर है, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो किन चीजों का ख्याल रखो भाई। सबसे ज़्यादा देखिए ये केसेस जो आते हैं एजुकेटेड लोगों में है, सबसे आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और बहुत सारी डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर ऐसे केसेस हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आईटी में काम करने वालों के ऊपर है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, और ये केस उसी लड़के के ऊपर डाला जाता है जिसके पास पैसा हो। और डाइवोर्स में आपको बता दूं, कभी भी जो निचला तबका है उनमें कभी डाइवोर्स नहीं होता। जो पैसा दे सकता है उसी पे डाइवोर्स होता है। अगर डाइवोर्स में से आप एलिमनी को माइनस कर दो, अगर जिस दिन भी आप ऐसा कोई कानून ले आए कि एलिमनी नहीं मिलेगी, देखिए डाइवोर्स रेट खत्म हो जाएगा हमारे देश से। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि मैं ऐसी लड़कियों को जानती हूँ तो 17 शादी कर ली, एक से एलिमनी ली, दूसरी से थी, और मुंबई में फ्लैट खरीद लिया। राइट। तो ये तो बहुत ही, मैं एसीपी सर, डीसीपी सर के साथ अक्सर बातचीत करती हूँ। बैंगलोर अभी मैं गई हुई थी हाल में, तो 15 केसेस डाल दे सेक्सुअल हैरेसमेंट के। मेरा रेप हुआ एक ही लड़की ने अलग अलग लड़कों पे। 16वें को गिरफ्तार भी करवा दिया, उस पर ज्यादा ही बड़ा कोई मिल गया तो चल ठीक है तेरे को गिरफ्तार करवा देंगे। तो इतने में सेटलमेंट करवा के किसी को गिरफ्तार करा दिया, लिव इन पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, सब जगह आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है। अलग अलग शादियों वाला जो आप केस बता रही हैं, अलग अलग शादी नहीं, वो एक ही लड़की ने एक शादी करी, एलिमनी ली, दूसरी शादी करी, एलिमनी, लहंगा तक नहीं बदला उसने, 17 शादियों, मुंबई में फ्लैट ले लिया। ऐसी तो कितनी लड़कियां हैं जो मल्टीपल शादियां कर रही, बिजनेस बना रखा है। क्योंकि ये एक क्यों तो रेप केस डालना सबसे आसान है, आप रेप केस डालिए, करोड़ों रुपए अंदर करिए, मैं खुद सेटलमेंट कराइए करोड़ों में रेप केस। तो फिर मैं तो साफ पूछती हूँ कि भाई फिर वो रेप हुआ था या नहीं हुआ था। मैंने बहुत बार, लाखों बार ये बात बोली है, लेकिन अभी भी बस कोर्ट जो है ना कहते हैं कि हम
संज्ञान ले रहे हैं और कह रहे हैं चिंता का विषय है कि भाई कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। एग्जैक्टली 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। वही होटल में जा रहे हैं या रेस्टोरेंट में, किसी दूसरे होटल में जा रहे हैं, या अपने घर जा रहे हैं, या तुम्हारे घर जा रहे हैं, किसी के भी घर जा रहे हैं, तो वहां पर आप हनुमान चालीसा तो पढ़ने नहीं गए थे, आप सेक्स करने गए थे, तो भाई उसको मानो। और ठीक है, प्लेजर्स भी दोनों ने लूटे हैं ना, मजे दोनों ने ही लूटे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? लड़का बलात्कारी, लड़की तो है वो तो क्या कहते हैं, पाक और साफ और देवी। ये कैसे हो जाता है जब हम दोनों आपसी सहमति से बना रहे? तो ये चीज परसेप्शन बहुत बदलने की जरूरत है। और यही पे है, ऐसे केसेस भी हैं जहां लड़के ने कुछ किया ही नहीं हो और लड़की ने, हाँ ऐसे भी है। अरे एक केस ऐसा था कि मैंने सपने में देखा कि ये मेरा बलात्कार कर लेगा, उसने FIR दर्ज कराई सपने में। ऐसे इतने अनगिनत केसेस हैं जहां पे लड़का मिला भी नहीं है कभी लड़की से और उसने FIR लिखवा दी। क्योंकि देखिए, लड़की जब जाती है तो उसकी FIR तो लिखनी पड़ती है पुलिस पे, पुलिस लिखेगी, लड़की की FIR तो लिखनी है, मैंडेटरी है। लड़की की कोई सुनवाई नहीं। और रेप केस डालते थे, एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं, पुलिस कौन सा इनकम है? ये सारे पूरा ही सिस्टम सक्स। जुडिशरी से लेकर के पुलिस रिफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है। और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में तो खुद निशान बनाए जाते हैं। लेकिन अक्सर ये जितने भी रेप केसेस हैं 15-15, बैंगलोर मेट्रो सिटीज में बहुत कॉमन है कि आप केस डालो पैसे पकड़ो, दूसरा केस डालो पैसे पकड़ो। इसी तरीके से इजी अर्निंग स्कीम, इससे बढ़िया। और सबसे बड़ी बात तो शालिनी जी, हम दूर क्यों जाएं? जस्टिस गोगोई ही नहीं बच पाए तो आम आदमी, आप बोलते हैं कि लड़कों पे, जस्टिस गोगोई अपने आप को नहीं बचा पाए तो आम आदमी का क्या हाल होगा? लेकिन फिर भी मैंने तो जस्टिस गोगोई के लिए मैंने इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट किया था। मैंने वहां 3 सवाल पूछे थे, आज तक भी जवाब नहीं मिले कि जस्टिस गोगोई जैसा इंसान, पावरफुल, जो जस्टिस है इस देश का, अगर वो नहीं बच पाया तो आम लड़कों का क्या हाल होता होगा इस देश के? दूसरा सवाल, अगर जस्टिस गोगोई को 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई, मेरे भाइयों को 17 सालों में भी क्यों नहीं मिलती, जो कॉमन पीपल है? तीसरा सवाल, अगर जस्टिस गोगोई को क्लीन चिट मिल गई है, उन्होंने तो मीडिया भी मैनेज कर लिया है, तो लड़की की गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, वो क्यों नहीं हुई? ये सवालों ने तो बड़ा बवाल मचाया था, लेकिन मेरे को जवाब अभी तक नहीं मिला। तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब आते हैं रेड फ्लैग्स के ऊपर। लड़कों को शादी से पहले बैठना चाहिए अपनी वुड बी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड जो भी है उसके साथ, साफ साफ पूरी बात करिए। पास्ट कब समझिए उसका कि क्या पास्ट है, और खुल के बात करिए। अपना पास्ट भी बताइए, उसका पास्ट, सबका पास्ट है भाई, लेकिन बताओ ना, खुल के बात करो। अब फिर उसके बाद आगे बढ़ो। दूसरा, मैं एक बहुत बोलती हूँ कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स, अपनी बात डिक्लेयर करो। लड़की भी बताए कि मेरे को क्या क्या चाहिए। बाद में हर लड़की कहती है भाई इतने पैसे तो कम थे, मेरे को नहीं करनी थी, तो पहले सुन लेते ना। और लड़की का क्या योगदान होगा, लड़के को ये जानने का पूरा हक है। रिलेशनशिप है तुम्हारा, तुम आगे शादी करने वाले हो, तो तुम्हें पूरा हक है। अच्छा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी निभाएगी? सिर्फ राइट्स, वाइफ राइट्स की तो हमने बहुत बात कर ली, हस्बैंड के भी तो कोई राइट्स होते हैं, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती। हस्बैंड भी नहीं पूछ सकता क्योंकि वो तो ऑफेंड हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप वाकई, जो कि लोग कर नहीं पा रहे इम्प्लीमेंट, लड़का लड़की जो भी शादी करने का विचार बना रहे हैं, एक दूसरे के फोन एक्सचेंज कर लो, 2-4 घंटे के लिए दे दो फोन, और बिना डिलीट किए कुछ पैसे टाइम पे मांगिए कि उस टाइम डिलीट करने का मौका ना मिले। आप पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या चल रहा है अंदर फ़ोन में, कितने के साथ उनकी डेटिंग चल रही है या क्या क्या चल रहा है, और कितनी सीरियसनेस है इसके लेकर के। अगर इतना आपके अंदर ट्रस्ट है देन गो फॉर इट। अदरवाइज सिंगल में भी कोई दिक्कत तो आती नहीं, लिव सिंगल। क्योंकि एक दूसरे की लाइफ जो बर्बाद करके कोर्ट में, फैमिली कोर्ट भरे हुए आजकल, कोर्ट में 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो क्यों रखने हैं कोर्ट में इतने केसेस, क्यों? और सारे फैमिली वाले तो हैं। अब आपको और रेड फ्लैग बताती हूँ। जैसे ही लड़की आपको बोले मैं तेरे माता पिता के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे तो अकेले रहना है, समझ जाओ कि उसने अकेले भी नहीं रहना है, तुम भी आउट हो जाओगे, फिर बॉयफ्रेंड रहेगा, मत करो शादी। एक और केस बताती हूँ आपको। कुत्ता था और उसने लड़के को बोला कि जी मेरा तो कुत्ता ज़रूर आएगा शादी के बाद।
मेरे को कुत्ते से बहुत प्यार है, डॉग लवर हूँ मैं। तो उसने बोला कि मेरे को बहुत डॉग से डर लगता है और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत डॉग से डर लगता है, तो आप डॉग को वहीं छोड़ा ना, आप मिलो जुलो जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन इस घर में डॉग मत ले आना। तो उसने बोला कुत्ता तो एक ही रहेगा। वो शादी टूट गई, क्योंकि चलो कम से कम इतनी क्लैरिटी तो है कि भाई शादी ना करो। शादी करने के बाद तुमको एलिमनी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, चाहे शादी 6 महीने टिके, चाहे कितनी मर्जी। एक बार शादी हो गई तो तुम तो बस एलिमनी भी लेनी है, तुमको प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहिए, तुम्हारे को तो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो जाता है, तुम्हारे पर इतने सारे केसेस, अननेचुरल केस। आपको मैं बताऊं कि जो दिल्ली कोर्ट्स में जो चलता है 6 का पैकेज डाल, वकील साहब को मिलने जाए कोई लड़की, बोलते हैं नहीं नहीं 6 का पैकेज डाल तब मिलेंगे पैसे। 6 का पैकेज मतलब अननेचुरल सेक्स, 498, डोमेस्टिक वायलेंस, फादर के ऊपर रेप, जेठ के ऊपर रेप, जो बहन का हस्बैंड हो उसके ऊपर रेप, जिसके इससे जब इतने सारे केसेस डलेंगे तब वो ना ऊट पहाड़ के नीचे आएगा और पैसे दे देगा। तेरी जितनी भी डिमांड है करोड़ों की, और आम तौर पे 2-3 करोड़ का रेट है यहाँ पे, 2-3 करोड़ का रेट है, लेकिन वो 2-3 करोड़ रुपए मिलते कहाँ, किस पेड़ पे मिलते हैं, वो भी ढूंढना है मुझे, मैं भी ढूंढ रही हूँ उसे। और ये पूरा नेक्सस है, सब इसमें मिले हुए हैं, पुलिस से लेके जुडिशरी से लेकर सब मिले हुए हैं, और ये सारा एक इंडस्ट्री है। 498 इंडस्ट्री है जो कि इतने पैसे वहाँ पर है, ये एकदम रिडंडेंट लॉ। मुझे याद है समय कम है लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ, मैं सुषमा जी को बहुत बार मिली थी इसके लिए कि सुषमा जी बहुत मिसयूज़ हो रहा है इसका, यूपीए की सरकार थी तब। मैंने कहा सर मैम बहुत मिसयूज़ हो रहा है इसका, इसको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो मैम ने बोला कि जब हम बीजेपी की सरकार आएगी तो हम इसे हटा देंगे। मैं फिर आई जब बीजेपी की सरकार में दोबारा पहुंच गई, मैंने कहा सुषमा जी आपने वादा किया था, बोली कि नहीं देखो ये महिलाओं के लिए बना हुआ है कानून, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा मैम अच्छा चलो ठीक है आपकी बात मानी, नहीं करेंगे, महिलाओं के लिए बिल्कुल बनना है, लेकिन एक मिसयूज क्लॉज तो डाल सकते हैं मैम कि अगर कोई इसका मिसयूज करेगा तो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी। तो फिर इसका जो है इतना जो मिसयूज हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ही कहती है कि ये लीगल टेररिज्म है और 95% से ज्यादा केसेस फॉल्स हैं, ये कोर्ट कहती है। तो जब कोर्ट ही कह रही है तो सब कुछ साफ पारदर्शिता आ गई। बिल्कुल। लेकिन फिर भी नहीं हटा, इसीलिए मैं अभी जो मेरी प्रेजेंट डिमांड है वो है कि एक मेंस कमीशन बने, जेंडर न्यूट्रल लॉज बने। दूसरा, जैसे एक महिला जाती है पुलिस स्टेशन FIR लिखना है, पुलिस की मजबूरी है, लिखेगा ही लिखा, लेकिन उसी टाइम एक एफिडेविट दो कि मैं जो लिख रही हूँ, जो FIR में लिख रही हूँ पूर्णतः सच है, और मैं नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप जब चाहे मैं करवाऊंगी। आप देखिए कोई लड़की झूठ नहीं लिखवाएगी क्योंकि उसे डर होगा, क्योंकि नार्को टेस्ट में तो रोहतक वाली भी पकड़ी गई थी ना, वो नार्को टेस्ट में ही तो पकड़ी गई थी। पहले तो उसके ऊपर सारी लोगों ने कहा झांसी की रानी, बताओ झांसी की रानी को भी बदनाम करा आपने। या वो जसलीन कौर का ले लो, दिल्ली का दरिंदा, जो दिल्ली पे रेड लाइट पे लड़का खड़ा था, आपने तो उसे पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 6 साल वो कोर्ट के चक्कर काटता रहा। मैं अभी उसकी मैरिज में गई थी, अभी कुछ 1-2 साल पहले उसकी मैरिज हुई है। 6 साल लड़का जाता रहा कोर्ट, पूरी नौकरी बर्बाद हो गई, माँ बाप की तबीयत खराब हो गई। जसलीन कौर Day 1 पे कनाडा भाग गई थी झूठा फर्जी केस डाल करके, और वो भी मोलेस्टेशन सड़क पे हो गई थी, जिसमें कम से कम 50-60 लोग तो आई विटनेस आए थे सामने कि कुछ तो नहीं हुआ था। रेड लाइट पे भी मोलेस्टेशन हो जाती, कैसे हो जाती है भाई? वो अपनी बाइक से भी नहीं उतरा। ठीक बात। तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि केसेस तो कुछ भी डल सकते हैं, लेकिन रेड फ्लैग्स कि जो हम बात कर रहे थे कि आपको हर चीज डॉक्यूमेंट करनी है। शादी होती है, आप हर चीज को डॉक्यूमेंट करिए। पहले तो ये सब शादी से पहले पास्ट वगैरह समझिए। शादी में एक भी गिफ्ट आ रहा है सारे रख दो सामने, उसकी वीडियो बनाओ, उसकी पर्चा बनाओ, पूरा एक लिस्ट बनाओ, उसकी साइन करवाओ दोनों से, क्योंकि वो जो आपने अभी 50,000 की चीज दी होती ना, वो जब तक थोड़े दिन होते हैं, जब तक रिलेशनशिप सार होती है, तो 5,000 की चीज 50 लाख पे बदल जाती है कि जी हमने 50 लाख दी। अच्छा, जो ये सारी लिस्ट जो होती है ना बहुत एग्जैजरेटेड होती है। कार, खुद के पास स्कूटर ना हो, बोलते हैं कि हमसे ना कार मांगी थी, कार भी कोई बहुत सारी लग्जूरियस कार होगी, खुद के पास स्कूटर नहीं, तुम कार कैसे दे दोगे? इनकम टैक्स डलवाओ इनके ऊपर, पता करो इनका इनकम टैक्स कितना भरते हैं ये, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने आ जाएगा। देखो इतनी एग्जैजरेशन होती है, इतनी मैं आपको बता नहीं सकती। हीरे का हार खाने को लाले पड़े, हीरे का हार तुमने कैसे दे दिया भाई? लिखने को तो तुम कुछ भी लिख दो,
कि लड़के वालों ने मेरा हीरे का हार रख लिया। वो बहन, वो हीरे का हार लाई कहाँ से? तेरे घर में तो पूरा ठीक है, तू मीडियोकर फैमिली से है, तू सही बात बता कि जी 5 लाख लगाया था हमने शादी में, वो हमें चाहिए, लेकिन हमको तो चाहिए 2-3 करोड़। अच्छा, वो मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ आई कि चलो ठीक है, आपने 2-4 करोड़ ले लिए तो क्या उससे आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी? शादी फिर आप करेंगे, फिर वही गेम प्लान करेंगे, तो ये गलत है, बहुत गलत है। तो रेड फ्लैग्स इस तरीके से लड़कों को देखने चाहिए। और अपनी हर एक चीज़ का जो खर्चा है उसको, आपको तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करिए। क्योंकि वो कहती हैं कि हमें खाने को नहीं दिया था। वो शमी की वाइफ ने 22 लाख का हार दिलवाया था उसने थोड़े दिन पहले, वो कहती खाने को नहीं देता था ये। हाँ। जो 22 लाख का हार दिलाएगा, मैंने शमी की भी काउंसलिंग की हुई है, मोहम्मद अच्छा। शमी जो क्रिकेटर था, तो जो आपको 22 लाख का हार देता वो खाने को नहीं देता। मोहम्मद शमी वाले केस की आपने अभी बरखा जी बात बताई और आपने कहा कि आपने उनकी काउंसलिंग की थी, तो मतलब इतना बड़ा क्रिकेटर भी, सेलिब्रिटी भी, जब ऐसी कोई आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है तो वो भी पूरा टूट जाता है। बिल्कुल। क्या उस केस में क्या रहा था? बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। मुझे याद है, आज भी याद है, मैं कभी भूल नहीं सकती। वुमेंस डे था उस दिन और मैं बहुत थकी हुई थी। मेरे को 2 प्रोग्राम्स में बुलाया गया था। मैं अक्सर वुमेंस डे के प्रोग्राम्स में इनवाइटेड रहती हूँ, जबकि मैं ये सोचती हूँ मेरा तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। और जो इतने सारे पुरुष हैं जो इतना बढ़िया काम कर रहे हो, उन्होंने हम पुरस्कृत भी नहीं करते। इसीलिए मैं मेंस डे का प्रोग्राम करती हूँ हर साल। 5 साल हो गए हमें करते हुए उसे। और हर वर्ग से पुरुषों को, हर फील्ड से, जैसे डॉक्टर फील्ड से, एकेडमिया से, स्पोर्ट्स फील्ड से, दूसरी फील्ड से, आर्मी से, हम हमेशा पुरुषों को बुलाते हैं और वहाँ सम्मानित करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करते हैं। और एक फाइटर का भी देते हैं, जो लड़का फाइट बैक करता है। और क्योंकि बड़े लड़के टूट जाते हैं, मरने की कोशिश करते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ नहीं फाइट बैक। तो उसमें भी हमने बहुत सारे लड़कों को पुरस्कृत किया। जैसे विष्णु तिवारी 20 साल बाद, उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप केस में बरी किया था। जैसे नोएडा वाला गार्ड था जिसकी बड़ी पिटाई हुई थी, या सरबजीत हो गया जो तिलक नगर पे रेड लाइट पे, जिसके ऊपर आपको बताए। हमने ऐसे और भी कई लड़कों को पुरस्कृत किया है। जनरल GD बख्शी, RJ रौनक, खुराफाती नितिन, और बहुत सारे जनरल साहब ध्रुव, बहुत सारे और लोग, स्पोर्ट्स स्टार योगेश्वर दत्त, और भी बहुत सारे लोगों को हमने अपने उधर बुला करके उन्हें सम्मानित किया। और ये सब मेरे YouTube चैनल पे डला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हम अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही इस प्रोग्राम को करते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मेंस डे के बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। 19 नवंबर को ही होता है और हम हर साल करते हैं इस प्रोग्राम को, और आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों की प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और इसको जितना हम कर सके उतना कम है। तो उस टाइम मोहम्मद शमी बहुत टूटे हुए थे, और वुमेंस डे का प्रोग्राम था, और मुझे टाइम्स नाउ वालों ने बुलाया कि BCCI से निकालने की बात चल रही थी टाइम्स नाउ पे। तो मैंने बोला कि देखो भाई, मैं तो बहुत थक गई, अब मैं आज प्रोग्राम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वैसे ही मैंने वो देखा कि कोई उधर से ही कोई किसी का कॉल आया हुआ था, वो भी मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे मोहम्मद शमी की फैमिली से। और फिर मैंने जा कर के टाइम्स नाउ पे इस प्रोग्राम को किया भी, और मैंने साफ बोला एलिगेशंस तो हज़ारों पत्नियां लगा रही हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि हम अपने बॉलर को निकाल देंगे। BCCI को बिल्कुल ये सोचना भी नहीं चाहिए। मोहम्मद शमी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और इसे हमें किसी के एलिगेशन के ऊपर, सिर्फ एक मेयर एलिगेशंस ही तो हैं, तो कौन से प्रूव हो गए हैं किसी कोर्ट में? जब प्रूव होंगे तब देखी जाएगी। और उस टाइम तो मैंने ये स्टैंड लिया था, और मेरे अलावा कोई नहीं था जिसका ये स्टैंड हो पैनल में। और बाद में मैंने उनके साथ कनेक्ट भी किया था, और उन्होंने समझाया भी था कि आप सिर्फ अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि एलिगेशंस तो अब मल्टीप्लाई होंगे। वही हुआ, कभी पाकिस्तानी लड़की का एंगल ले आओ, कभी जेठ रेप कर रहा है, कभी ससुर रेप कर रहा है, कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, कभी खाने को नहीं देता। तो मैंने कहा था सारे पर्चे कार्ड बाहर खोल दो ना। उन्होंने 22 लाख के हीरे की हार की डाल दिया था कि ये देखो भाई, 22 लाख का कोई हार दिला रहा है और वो खाने को नहीं देगा। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन वही है कि लड़के टूट जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और उनको दुख लगता है कि यार इतना करने के बाद भी ये एलिगेशंस है, और मीडिया में जाकर के ये सारी बातें बोली जा रही, तो वो बहुत, उनको ये चीज़ बुरी लगती है और टूट जाते हैं। लेकिन मैं बहुत शाबाशी दूंगी उस लड़के को कि उसने बहुत मेहनत करी,
उसकी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया और उसने बहुत मेहनत करी और उसका आप देख ही रहे हैं उसके नतीजे। उनकी अच्छी खेल तो उनका अच्छा रहा है, जबकि ऐसी स्थिति जिनके ऊपर होती है, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी उसके पीछे मीटू भी तो है। 2018 पे उनके ऊपर मीटू केस था, तो वो मेंटल ट्रॉमा में तो तब से थे, क्योंकि वो उससे बाहर आना चाहते थे, क्योंकि 1 महीना लग गया था मैडम को रियलाइज़ करने में, बताने में कि नहीं नहीं ये सब फर्जी है, कुछ नहीं हुआ था ऐसा हमारे बीच में। लेकिन तब तक तो डिस्ट्रक्शन हो चुका था ना। बात सिंपल है कि वो चाहे मोहम्मद शमी जैसा बड़ा क्रिकेटर या सेलिब्रिटी हो, या फिर राजा जैसा एक आम लड़का, राजा रघुवंशी जिसे कोई नहीं जानता है, लेकिन सबकी नियति वही है। मेंटल ट्रॉमा सभी को झेलना पड़ रहा है। और हमारे देश का जो कानून है वो ये कहता है कि चाहे महिला है या पुरुष है, मतलब लिंग के आधार पर, अनुच्छेद 15 संविधान का ये कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भी राज्य कभी भी किसी में भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि ज्यादातर घरेलू हिंसा के मामले या जितनी भी तरह की हिंसा के मामले हैं वो महिलाओं के पक्ष में है, पुरुषों के नहीं है। मतलब संविधान ही आपको जो हक देता है वो दूसरी तरफ कानून आपसे छीन लेता है। ये सच्चाई है, इसे हम सबको मानना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे बरखा जी, क्योंकि मैं हमेशा टेक ऑफ विद एसकेटी में लैंडिंग की, टेक ऑफ की बात करती हूँ। हमारे जो पुरुष समाज है, मुझे लगता है क्रैश लैंडिंग जैसी सिचुएशन उन सब के सामने इस वक्त बनी हुई है। राजा का हाल तो हम सब ने देख ही लिया। आपने एक फिल्म भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो कि यूट्यूब पे, एंड आई गेस हम सबको वो जाकर के ज़रूर देखना चाहिए। आपकी संस्था का और आपका वो एक इनिशिएटिव, वो क्या है, कैसे आपके मन में वो आइडिया आया, आप थोड़ा प्लीज़ बताइए। जी शालिनी जी, कोविड के दौरान मैंने एक मूवी बनाने की सोची, क्योंकि उससे पहले मैं मुंबई गई थी और बहुत सारे लोगों से वहाँ मुलाकात करी, जिसमें कुछ एक्टर्स भी थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सब थे। लेकिन किसी ने भी इस ऐसी मूवी पे बनाने पे कि मर्द का दर्द, या जो मैं मेन की बात करती हूँ, इस पर कोई मूवी नहीं बनाना चाहता था, कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहता था। तो फिर मैंने कोविड के दौरान सोचा और मैंने बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों से पूछा कि आप मेरी मदद करेंगे। उन्होंने मुझे कहा हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, बनाओ बनाओ। शुरुआत में कोविड के पहले ये बात बोली थी, लेकिन जब कोविड आ गया तो उन्होंने, उनका जो है एटीट्यूड बदल गया। उनका अरे कौन सी मूवी, कैसी मूवी, मर जाएंगे, इतने कोविड आया हुआ, अपने पैसे संभाल के रखो, कोई कुछ नहीं करना। हमने कहा सर हमने तो पैसे मांगे ही नहीं आपसे, 1 रुपया भी नहीं मांगा, आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ बाइट देनी है। तो कोई कहता था कि शेव बड़ी है, कोई कहता था बाल ठीक नहीं है, कोई कहता था कि तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेज आए। बहुत परेशानियों के बाद हमने मर्द का जो भी अनहर्ड क्राइज ऑफ मैन है, मर्द का दर्द है, उसे शोकेस किया और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, द कर्स ऑफ मैनहुड, जिसका दर्द कोई नहीं सुनता, उसके ऊपर एक मूवी बनाई। और उसका जो ट्रेलर है वो मेरे ट्विटर की बायो पे है, आप उसको वहीं पे क्लिक करेंगे तो आप 4-5 मिनट का ट्रेलर है वो आप वहाँ देख सकते हैं। और अभी हाल में ही मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है 18 मिनट की, जिसका शीर्षक है वन साइडेड लव। इस फिल्म में हमने ये दिखाया है कि कैसे फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस डाले जाते हैं लड़कों के ऊपर ऑफिस में। और फिर हमने उसमें, वो लड़का टूट जाता है और उसको ऑफिस बॉस निकाल देता है, बहुत परेशान हो जाता है, सुसाइडल हो जाता है। तो कहीं से उसे हमारे बारे में पता चलता है और फिर वो हमसे कनेक्ट होता है और हम उसे फाइट बैक करने के लिए एनकरेज करते हैं। हम कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें जस्टिस ज़रूर मिलेगी। ये पूरी स्टोरी है। इसमें 2 मैसेजेस हैं कि येस, हाँ, फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस डाले जाते हैं, पॉश जो है जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। और दूसरा, मैंने ये बात हज़ारों बार बोली, सॉरी मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया, ये हटा देती हूँ, टू टेक द एक्सट्रीम स्टेप, ये कभी ना करिए। आप एक्सट्रीम स्टेप कभी मत लीजिए, कभी ना सोचिए इस बारे में। आप जीने की सोचिए, क्योंकि आपकी माँ पिता ने कितनी मुश्किलों से आपको जीवन दिया है, कितनी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया है, तो आप किसके बारे में सोचिए। बहुत ही खूबसूरत ये लाइफ है, कभी इस बारे में ना सोचिए, एक्सट्रीम स्टेप के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच बरखा जी, आपने इतना टाइम भी दिया। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप जो मुहिम लेकर के चली हैं वो एक दिन रंग लाए। हालांकि रास्ता बहुत मुश्किल है, मैं ये जानती हूँ, लेकिन उस
आपके मुहिम में मेरे व्यूवर्स भी साथ दें, और इसीलिए मैं ये बार बार कमेंट करने के लिए आपको कह रही हूँ कि आप प्लीज़ बताएं कि क्या आप भी ये चाहते हैं कि देश में एक पुरुष आयोग बनना चाहिए, एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए पुरुषों के लिए, और ये जो बरखा जी की मुहिम है उसमें प्लीज़ आप उनका साथ दीजिए, क्योंकि नाउ दिस इज़ हाई टाइम। मुझे लगता है, बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं आपको बरखा जी, कि ये आपकी कोशिश देर सबेर ज़रूर रंग लाए। थैंक यू सो मच शालिनी जी फॉर डूइंग मन की बात। थैंक यू, I really appreciate. थैंक यू मैम, थैंक यू।